नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में और आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक लंबे अरसे बाद मुजफ्फरनगर में उतरे हैं लोगों का सुख दुख जानने, लोगों से मिलने के लिए। तो आजाद जी, नगीना में बड़ा अच्छा चुनाव आपका लोग बता रहे हुआ है, क्या परिणाम अपेक्षित है? मुझे तो ये उम्मीद थी कि अमरीश भाई हम किसानों की मजदूरों की खबर लेने आएंगे, लेकिन अमरीश भाई मुजफ्फरनगर को पार ही नहीं कर पाए। बड़ा तो सुनी सुनाई सी लग रही है आपको, लेकिन ये सच है कि मुजफ्फरनगर के साथियों का भी मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत मेहनत कराई वहां जाके। और नगीना के चुनाव को बाकी तो जब परिणाम आएंगे तभी कहते हुए अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूँ कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत सुंदर और सुदृढ़ है कि जहाँ किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब तमाम लोगों को अवसर है कि वो अपनी योग्यता को साबित कर सके। ये अलग बात है कि राजनीति में धनतंत्र इतना मजबूत हो गया कि पैसे वाले लोग ही, चाहे वो गांव में प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री बनने का चुनाव हो, सभी में पैसे वाले लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे जैसे लोगों को भी अवसर है, क्योंकि वोट डालने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो जन भावनाएं हमारे पक्ष में है और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, कोई जाति और धर्म ऐसा नहीं जिसका वोट आजाद समाज पार्टी को कितने निशान पे वहां ना मिला हो नगीना के अंदर। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है आप तो बेहतर जानते हैं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और मैं बहुत जमीन से उठ के आया हूँ। जिनसे नेता डरते हैं वो जेल और मुकदमे, मैंने खूब, जितनी मेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा मेरे ऊपर मुकदमे हैं। और जिस उम्र में आदमी क्रिकेट खेलता है, अपने शौक पूरे करता है नौजवान, उस उम्र में मैंने हथकड़ी लगा के जेलें काटी 16-16 महीने। तो मेरा जो किरदार है वो मेरी ताकत है। मैंने कभी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को कमजोर नहीं पड़ने दिया, और कभी भी जिस किसी पे मुसीबत आई हो, चाहे वो कानून बना के सरकार ने पैदा की हो या किसी के साथ जुल्म हुआ हो, मैंने हमेशा उसकी आवाज उठाई। चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, चाहे तुगलकाबाद में रविदास मंदिर का मामला हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई हो, मैंने सारी लड़ाई सीना तान के लड़ी। वो अलग बात है, उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है उसका आशीर्वाद मुझे बहुत बड़े पैमाने पे नगीना में मिला, क्योंकि सब लोगों ने मुझे एक बेटे की तरह प्यार और आशीर्वाद दिया। और मैं नगीना की जनता का, परिणाम चाहे कुछ हो, उनका कर्ज पूरी जिंदगी भर अदा करूंगा। क्या बात। तो उपचुनाव होने की नौबत आन दोगे, नहीं आन दोगे? उपचुनाव तो नहीं होगा वहां, यहाँ उपचुनाव होने की संभावना है। यहाँ ऐसी खबरें हैं कि यहाँ उपचुनाव हो सकता है। वहां उपचुनाव की कोई गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी, क्योंकि जनता ने जिस आदमी को 3-3 बार मौका दिया, उस आदमी ने जनता के हित में इतना भी काम नहीं किया सिवा गुंडागर्दी के अलावा। आप बिजनौर नगीना जाके देखोगे तो आपको एहसास होगा, कोई भी किसी जाति धर्म का व्यक्ति वो अपना कारोबार नहीं कर सकता, क्योंकि वहां के नेताओं को उसमें हिस्सेदारी चाहिए, उनकी मेहनत की कमाई में। वहां एक तरह की लूट और आतंक मचा हुआ है, और जनता उस आतंक का खात्मा चाहती है। हमने तो बचपन से पढ़ा, किताबें पढ़ी, इतिहास पढ़ा, जब भी आतंक बढ़ जाता है, जब भी जुल्म बढ़ जाता है, जब भी तानाशाही बढ़ जाती है, तो जनता अपने बीच में से किसी ना किसी को ताकत देती है। तो जनता ने चंद्रशेखर आजाद किरदार को देखा और जनता ने उनको मौका दिया है नगीना के उसमें। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जनता ने बहुत वोट दिया केतली को, और 40-40, 50-50 साल पुरानी पार्टियों के खिलाफ जाके वोट दिया है। इस बात के साथ वोट दिया है कि उनको चंद्रशेखर आजाद से बहुत उम्मीद है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा नगीना मेरे सर माथे रहेगा, और मैं जितनी मेरे अंदर जब तक जान रहेगी, मैं नगीना की सेवा, और अवसर मिलने पे नगीना से बाहर जाके भी देश भर में जहां जहां मुझे अवसर मिलेगा उस जनता की सेवा करता रहूंगा। मैंने राजनीति को स्वीकार इसलिए किया है, कोई पैसे के लिए राजनीति करता है, कोई पावर के लिए, कोई साधन संसाधन उद्योग धंधों तमाम तरह से अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। मेरे लिए ये सब चीजें कहीं मायने रखती नहीं, क्योंकि मैंने मौत को करीब से देखा है। मैं तो इसलिए जीना चाहता हूँ कि जीने के बाद, जाने के बाद दुनिया मुझे याद रखे। कुछ ऐसा करके जाऊं कि दुनिया इतिहास में मेरा नाम इस तरह लिखा जाए कि कोई ऐसा पैदा हुआ था जिसने, जो अपने लिए नहीं जिया। मैं जिनको आदर्श मानता हूँ,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, चौधरी चरण सिंह जी, मैंने उनका जीवन अध्ययन किया है, तो वो इस बात का उदाहरण है, मान्यवर काशीराम साहब, कि वो कभी अपने लिए जिए ही नहीं। मामला रामसु वर्मा हो, चौधरी महाराज सिंह भारती हो, सर छोटू राम हो, कभी वो अपने लिए जिए नहीं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, सब हमेशा पूरी जिंदगी में वो समाज, डॉक्टर फरीदी हो, वो हमेशा वो दूसरों के लिए जिए और लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए जिए। मैं तो उनको आदर्श मान के काम कर रहा हूँ। जेल में मुझे जहर दिया, 12 दिन बेजान पड़ा रहा, लेकिन कुदरत ने जिंदगी दे दी। एनआरसी के आंदोलन में जानवर की तरह मारा, मरावा समझ के फेंक दिया सरकार के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने, तो कुदरत ने जिंदगी दे दी। और अभी 6 महीने नहीं बीते आपके सामने कि मेरे ऊपर 4-4 गोली चलाई गई, तो कुदरत ने जिंदगी दे दी। अब मुझे उसने जो जिंदगी दी है, वो जिंदगी शायद इसलिए दी है कि मेरे जरिए जनता का कुछ भला हो जाए, गरीबों की कुछ आवाज उठ जाए। जितनी ताकत मुझ में होगी उतनी ताकत से उनकी लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इस चुनाव में आपने पूरी ताकत नगीना लोकसभा पे झोंक दी। उम्मीद थी कि भाई आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और लोकसभा सीटों पे भी अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, और लेकिन नगीना में आपने जान लगाई तो लोगों की उम्मीद टिक गई नगीना पे कि इस बार चंद्रशेखर आजाद कामयाब होते हैं तो फिर दलित राजनीति को एक बड़ा चेहरा मिलने वाला है। देखो, पहली बात तो यह है, मैं सिर्फ सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करता। वो अलग बात है कि भारत में जाति के आधार पर नेता माना जाता है, लेकिन मैंने कभी सिर्फ दलित राजनीति नहीं की। इस देश का बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम समाज, जब भी उसके खिलाफ कोई भी अन्याय हुआ होगा, मैंने शायद जिन नेताओं को उन्होंने वोट दी होगी, वो भले ही घर बैठ गए होंगे मुंह छिपा के, लेकिन चंद्रशेखर ने कभी मुंह नहीं छिपाया। जब किसानों के साथ अन्याय हुआ, सारे नेता घर में पड़ के सो गए जो किसानों की राजनीति करते हैं। मैं 13 महीने तक उनके साथ रहा, मुकदमे झेले मेरे लोगों ने। और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की बात आई, स्पेशली ये उंगली उठाई भाजपा के लोगों ने कि जाटों की बेटियां हैं, वो बेटियां जिन्होंने देश में, दुनिया में देश का नाम रोशन किया। सब नेता बेचारे जाते थे, अपने भाषण देके चलाते थे, उनके साथ सीना तान के अगर कोई 24 घंटे 7 दिन बैठने का जिसने काम किया, वो चंद्रशेखर आजाद था। कोई एक लड़ाई आप मुझे बता दो, 69 शिक्षक भर्ती की, दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का मामला था पूरा, एसएससी जीडी के थे, सभी जाति धर्म के बच्चों का मामला था। कोई एक लड़ाई सिंगल आप बताओ पिछले 11 साल में जो किसी के साथ जुल्म हुआ हो और चंद्रशेखर आज चुप होकर घर बैठा हो। और हमेशा मैंने भाईचारे की बात की, टूटे हुए दिलों को मिलाने की बात की, और मैंने खतौली में इसको दिखाया भी था आपको करके। जिन लोगों को बांट दिया था सियासी लोगों ने, उनको एकजुट करने के लिए मैंने गली गली जाके पल्ला पसार के खतौली में आरएलडी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और जिता के दिखाया। तो मैंने तो अपने कर्म किए, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जनता भी चाहती है कि नेता ऐसा हो जो जाति धर्म से ऊपर उठ के उनके लिए लड़े, उनके लिए आवाज उठाए। अब अगर रानी के पेट से राजा पैदा होगा तो फिर योग्यता तो खत्म हो जाएगी, योग्यता का तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी, संघर्ष की तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो थोपने से नेता नहीं बनते हैं। नेता तो संघर्ष, सीना चीर के बाहर निकलता है। जैसे किसान, हम किसान जाति के लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, तो बंजर भूमि में भी अपनी मेहनत से फसल उगा देता है किसान, और पहले बीज लगाता है, फिर कुदरत के ऊपर छोड़ देता है, मेहनत करता है। तो हमने तो कुदरत के ऊपर छोड़ा हुआ है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा हुआ, बाकी हम नीचे मेहनत करते हैं। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो मुझे, मेरे किरदार को जानते हैं, इनमें से एक से गवाही दिला दो कि ये मुझसे प्यार नहीं करते क्या? जितना दलितों ने परसेंटेज दिया, उसके बराबर ठोक के मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया। ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा जिंदगी में, लेकिन ये वचन देकर कहता हूँ आपको, इस धरती पे बैठ के जान सट की कि इनको दोबारा किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 11 साल के संघर्ष के बाद अब लग रहा है आपको कि वो मुकाम जो आप हासिल करना चाहते थे उसकी पहली सीढ़ी मिल गई आपको इस बार? राजनीति मेरे कभी किरदार में नहीं थी। मैंने तो राजनीति भी जनता की भलाई के लिए की। शायद जान हो गई, रोक लेते। तो चंद्रशेखर जी, चुनाव आप अकेले लड़े और आपने एक तरह से बसपा को वॉक ओवर दे दिया कि पूरी स्टेट लड़ो और आप अपनी पूरी ताकत आजमा लो। रोते रहते हैं सब लोग, मेहनत करते नहीं, हार जाते हैं तो इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं कि चंद्रशेखर ने लड़ा दिया सब इसलिए हार गए। तो मैंने कहा चलो अब जीत के दिखा दो भाई, कल ये ना कहो यहाँ लड़ा देता तो ये वाले मुझसे कहते भाई आपने हरा दिए। जहां लड़ाते यही कहते। मैं तो सबकी मदद करना चाहता था। मैंने इंडिया लाइन सिर्फ एक सीट के लिए कहा था कि भाई हम अपनी आवाज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पे गोली चली तो किसी ने एक सदन में आवाज नहीं उठाई। तो हमने देख लिया कि जब ये हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो आम दलित की, पिछड़े, मुसलमान की, कमजोर की, किसान की आवाज कहाँ से उठा देंगे। तो इसलिए हमने अपनी आवाज बनाने के लिए, अपने आंदोलन की, हमने निर्णय लिया। बाकी इन्होंने हमारी उसमें मदद नहीं की, तो हमने इनको फिर भी कर दिया कि चलो भाई छोड़ो, अब लड़ लो जाके चुनाव।
हम चुनाव लड़ते तो इतना तो हम पे समर्थन है ही यहाँ कि कई लोग तो उस दिन घर बैठ जाते, तो हमने किसी को घर नहीं बैठने दिया। हमने कहा कि लड़ो, और बाकी मैंने कहा ना कुछ चीजें जनता को तय करनी है, तो मैंने उनको वो कवर इसलिए दिया कि कल वो फिर ये ना कहें कि साहब आपने हरवा दिया, आपकी वजह से हम 0 पे आ गया, 1 पे आ गए। अब देखना रिजल्ट वही है जो 2022 के थे, उतने हो सकता है कुदरत की उससे इतनी ताकत में हम खड़े हैं पार्लियामेंट में, इतनी ताकत में हम खड़े हैं, आप देख लेना। जो जिनका काम है सुबह शाम हमें गाली देने का, गाली बकने का, अपशब्द कहने का, इल्जाम लगाने का कि वो मुकदमे लगवा देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो फलाना कर देते हैं, जो वैसे हमारा ही प्रचार करते हैं अपने मंचों पे जाके, हमने उनको वो कवर दिया कि चलो भाई लड़ो। तो बाकी 1-2 सीटें अभी पार्टी मन बना रही है लड़ने का, जहां पार्टी ड्यूटी लगाएगी। जैसे झारखंड में मुझे अभी सूचना आ गई है कि झारखंड और बिहार में ड्यूटी है, तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने की वजह से मैं वहां चुनाव लड़ाने जाऊंगा। तो आप 2022 के चुनाव में भी हमने देखा कि बिल्कुल एंड टाइम पे, बिल्कुल आखिर में जाके सबको उम्मीद थी कि भाई चंद्रशेखर इस बार गठबंधन का हिस्सा होंगे। 24 के चुनाव में भी वही स्थिति बनी कि लास्ट तक लोगों को उम्मीद थी कि भाई चंद्रशेखर गठबंधन का हिस्सा होंगे, और बाद में चीजें बदल जाती हैं। मुझसे मदद तो सब चाहते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो फिर पता नहीं क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि देना नहीं है। देखो ये तो समझौते को समझो ना, अलायंस का मतलब गिव एंड टेक, आप कुछ दोगे तो लोगे भी। मुझे नहीं दिया किसने कुछ भी, ये एक सत्यता है। मुझसे सबने मदद मांगी, अखिलेश जी ने भी और तमाम दलों ने भी, सबने मदद मांगी, मैंने सबकी मदद की। कांग्रेस के लोगों ने मदद मांगी मुझसे, अभी राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर उन्होंने मुझसे मदद मांगी, मेरा बेटा लड़ रहा है, मेरी मदद करा दो, भाजपा जीत जाएगी, तो मैंने उनकी मदद कराई। मेरे भाई हैं हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मदद करा दो मेरी, एक ही फेज में चुनाव था, वरना मैं लड़ा नहीं जाता उनका चुनाव, मैंने उनकी मदद करी। पप्पू यादव जी का मेरे पास फोन आया, मेरे साथी हैं, कि भाई मेरी मदद करा दो, इंडिया अलायंस वालों ने मुझे वो कर दिया, तो मैंने उनकी मदद कराई। मैं तो सबकी मदद के लिए खड़ा हूँ। इस बात को इस तरह से भी आप समझ लो कि वो नहीं चाहते इस राजनीति में कोई ऐसा किरदार भी आए जो कंपटीशन पैदा कर दे, जिसकी वजह से फिर आपको दौड़ना भागना पड़े। आप डरा के धमका के चुपचाप ये एक ही राजनीति करना चाहते हो कि डरो डरो डरो, वो डर की राजनीति खत्म होनी चाहिए। तो मैंने 22 में भी इनकी मदद करनी चाहिए थी और 24 में भी, लेकिन इन्होंने मेरी मदद को उस तरह से जो है समझा कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो खड़े ना हो, बाकी मदद हो जाए। तो लेकिन ये तो फिर वही है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा कैसे बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो जिसको इज्जत मिलनी है, जिसको ताकत मिलनी है, जिसको कुदरत को जिसके से काम लेना है, वो लेगी। बुरे दौर में बाबा साहब अम्बेडकर कितना वो कर पाए, आप महसूस करो। पिछली बार तो मेरे ऊपर एक आरोप लगा देता ना कि भाई चंद्रशेखर छोड़ के चले गए अलायंस को, इस बार क्या कहोगे? इस बार कौन गया छोड़ के? इस बार मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि आपने कहा कि नहीं हम देंगे ही नहीं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया? अखिलेश जी झूठ बहुत बोलते हैं। जयंत चौधरी जी ने, हालांकि वो अब भाजपा के साथ हैं, मुझे उन पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जयंत चौधरी जी को जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया, ये किससे छिपा हुआ नहीं है, मेरे तो खुद के सामने की बात है। उसके नगर पंचायत के चुनाव थे, आपने सारे जो प्रत्याशी थे अपने आप डिक्लेयर कर दिए। क्या राष्ट्रीय लोकदल यहाँ इस हैसियत में नहीं थी कि वो अपना एक नगर परिषद का मेंबर लड़ा दे, नगर परिषद का अध्यक्ष लड़ा दे? मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, क्या एक इतनी हैसियत में नहीं थे आरएलडी यहाँ? लेकिन आपने कोशिश ये की खुद से कोई भाग जाए, आपने पूरा प्रयास किया। आप नहीं चाहते कि कोई और ताकत पश्चिम में बने, आप इस बात को समझते हो। आपने मुझसे वादा किया आगरा में कि हम आपको आगरा लड़ाएंगे, मुझसे मध्य प्रदेश वादा करके आए और अगले दिन जाके अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया। तो धोखा, अगर धोखा ही सियासत है तो मैं तो ऐसी सियासत नहीं करता हूँ। मैं तो अगर जिसके साथ हूँ उसके साथ हूं। वो मेरी एक कमजोरी को जानते हैं, राजनीति में किसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, मेरी एक कमजोरी है, वो इस बात को जानते हैं। चंद्रशेखर भाजपा के साथ नहीं जा सकते, तो इसलिए वो आखिरी टाइम पे आके मेरा साथ छोड़ देंगे, भाजपा के साथ जाएंगे तो अकेला रह जाएगा, तो ऐसे ही रह जाएगा। अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जनता भी सब देख रही होती है। जनता कोई मूर्ख थोड़े होती है, जनता भी सब देखती है कि एक आदमी को किस तरह से उसके जान के पीछे भी मुसीबत है, और वो उसको किस तरह से सियासी रूप से भी उसके काम को रोकने का प्रयास किया। तो जनता ने मेरा चुनाव तो जनता ने लड़ा ना,
और मुझसे प्यार करने वाले लोग भले घर बैठे थे, कोई दुआ कर रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई पैसे भेज रहा था, कोई फोन कर रहा था, जो जिस पे किया जा रहा था सब कर रहा था, लेकिन हर आदमी चाहता था कि चंद्रशेखर आजाद को मौका मिलना चाहिए। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, डर के कह रहा हूँ, कुदरत से, कुदरत को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। शायद अब जमीन पे उतरना पड़े लोगों को, क्योंकि 4 तारीख के बाद जो मैं करूंगा उसके बाद शायद लोग ये कहें कि नेता तो चंद्रशेखर आजाद ही है, बाकी तो सब हवा ही है। मैंने एक बात वहां कही, आज आपसे कह रहा हूं, मुझसे कुछ लोगों ने कहा हम आर्थिक मदद करना चाहते हैं, वो मील के लोग थे, और मैंने मील के लोगों को ये कहा, किसानों को वहां, कि अगर मील ने आपका समय पे पैसा नहीं दिया तो मील को ताला लग जाएगा, ये मेरी जबान है। तो मील के लोगों ने मुझसे कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, मैंने उनसे कहा अपनी मदद को अपने पास रख लो, क्योंकि कल आप मदद देके कहोगे कि मील पे ताला लगाओ, तो मैं किसानों से झूठा वादा नहीं कर सकता। अभी तक तो किसानों की आवाज उठी नहीं ना, अब देखना तो सही है। अब किसानों को नहीं सड़कों पर बैठना पड़ेगा, अब मजदूरों को नहीं बैठना पड़ेगा, अब जो जुल्म होते हैं, जुल्म करने जिनके साथ होता है उनको आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो चंद्रशेखर आजाद है, बीमार भी है, आजाद समाज पार्टी वो करेगी आंदोलन, आंदोलन भी ऐसा करेगी कि सरकार की जड़ हिला देगी। बहुत कुछ करना है, और अवसर की तलाश थी, अवसर शायद जनता इस बार दे रही है। अच्छा, 2024 के चुनाव के लिए 2 चरण का मतदान अब तक हो चुका है। किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? क्या बदलाव होने जा रहा है, या 400 पार का नारा दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, वो सच साबित होगा? अब तो मैं सिर्फ किस तरह से विधानसभा अपना संगठन उत्तर प्रदेश में तैयार करना है और ये लड़ाई कैसे लड़नी है, सिर्फ इस तरफ देख रहा हूं। मैं तो पूरे देश में घूम घूम के भाजपा को रोकने के लिए भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करता, लेकिन मेरे जो है हाथ पैर बांध दिए अलायंस के लोगों ने। अब मेरे लोगों में बहुत गुस्सा है। अब धोखेबाज को किस तरह सबक सिखाया जाता है मुझसे कहते हैं, मगर मैं उनको मना करता रहता हूँ कि बड़े लक्ष्य की तरफ देखो, इनकी तरफ मत देखो, बड़े लक्ष्य की तरफ देखो। तो वो कैडराई लोग हैं समझदार, तो मेरे इशारे को समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमें अपना काम अपने बलबूते खड़ा करना है। मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का धन्यवाद दूंगा। 2020 में 6 जिला पंचायत के मेंबर और 21 में उन्होंने मुझे यहाँ से जिता के दिए थे। अब हमने तय कर लिया कि वो जिला पंचायत के मेंबरों की संख्या इस बार 4 गुना करनी है। अब पैसे वाले नहीं, गरीब के बेटों को भी अवसर मिलना चाहिए। जो आदमी 24 घंटे 7 दिन समाज की सेवा कर रहा है, किसी जाति धर्म का, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। उनको भी मौका मिले कि वो जाके जिले की पंचायत में बैठकर अपने क्षेत्रों के लिए विकास के कार्य करें और इस क्षेत्रों को तरक्की की राह पे लेके जाएं, नए अवसर पैदा हों। तो इसके लिए अब हमें मेहनत करनी है। आपने कुछ महीने पहले लक्ष्य रखा था, इस बार मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का होगा। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं, मैंने एक बात थोड़ा ही बदली है भाई। कितने मेंबर जिला पंचायत के मेंबर से अध्यक्ष बनाने के लिए बताओ? जितने आप तो हमने तो जितने हम पे थे उसके 4 गुना का है। बन जाए इससे ज्यादा तो कोई बुराई नहीं है। अगर हम उतने ही बनाने हैं हमें जितने अभी हमारा लक्ष्य उतना है, और हम लक्ष्य से पीछे नहीं जाएंगे, तो हम लक्ष्य को प्लस ही करेंगे। इसके लिए अब हमारे कार्यकर्ता कमर कसने इस बात की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जयंत चौधरी और आपका दोस्ताना वेस्ट यूपी में बड़ी, और कहा जा रहा था भी बड़ी राजनीतिक ताकत बनेगी, परिस्थितियां रही, या मतलब आपके मन में कुछ शिकायतें हैं जयंत चौधरी के प्रति भी? राजनीति में शिकायतें सुनता कौन है, और मैं शिकायत क्यों करूं उनसे? वो तो चले गए थे, चलो, उन्होंने तो अपना रास्ता पहले अलग कर लिया। लेकिन जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं तो उनसे भी शिकायत नहीं कर रहा। जिन लोगों ने मुझसे छल किया, मैंने उनके खिलाफ एक शब्द कहा क्या? पूरे चुनाव नहीं कहा। अगर मैं कह देता तो पिछली बार की तरह फिर सपने सपने रह जाते। जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे 2022 में और ऐलान करते घूम रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे, बताइए, और नहीं बोला ना मैंने। पश्चिम का चुनाव होने दिया कि बाद में फिर कहेंगे कि चंद्रशेखर यादव ने हरवा दिए, चंद्रशेखर यादव ने हरवा दिए। अब सोचो, अब हम हरवाने की ताकत रखते हैं तो जिताने की ताकत भी रखते हैं। खतौली के बाद सबको ये समझ में आ गया कि चंद्रशेखर आजाद ताकत रखते हैं, तो ताकत को और ताकत मत बनने दो बस। तो बाकी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कुछ चीजें कुदरत को तय करनी है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, क्या
24 के चुनाव के बाद या 27 के चुनाव से पहले फिर आप लोगों की, आपकी जयंत चौधरी जी की राय एक हो सकती है क्या? ये तो समय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर काश हम मिल जाते 2022 में तो भी बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते, अगर हम वही होते। और भविष्य मिल जाएंगे तो शायद पश्चिम की राजनीति बदल जाएगी। मैंने तो उनसे भी कहा था कि वो रास्ता गलत है जिस पे आप जा रहे हो, इसी रास्ते पे रहो। ये आपको मौका नहीं देते तो आप और हम मिलकर लड़ लेंगे। तो ये भाईचारा खड़ा हो जाएगा तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पश्चिम में। साथ गए बीजेपी के, ये नौता तो शायद आपको भी दिया उन्होंने। नोते तो मिलते रहते हैं, मुझे जिस राह नहीं चलने उसके कोसियां गिनने। जिनसे संघर्ष है उनसे समझौता नहीं, और जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं। उनसे संघर्ष है क्योंकि उन्होंने बंटवारा किया है, उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने जो भाईचारे का जो की पॉलिसी है जिससे मिलके हम लोग एकजुट, उन्होंने उसमें भय पैदा कर दिया है। उन्होंने देश के नौजवानों से धोखा किया है, उन्होंने देश के किसानों से धोखा किया है। उन्होंने अग्निवीर योजना लाके किसान कमेरों के बच्चों के हौसले तोड़ दिए हैं। उन्होंने निजीकरण करके SC ST OBC के बच्चों के जो सपने थे उनको कुचल दिया है। महंगाई बढ़ा के उन्होंने गरीबों पे चोट की है। और अभी वैक्सीन वाला मामला हमारे सामने, और आपने देखा होगा कि वैक्सीन का किस तरह के साइड इफेक्ट की जानकारी अब मिली है, और वो वैक्सीन जबरदस्ती लगवा दी। बहुत लोगों की हार्ट अटैक में जान जा रही है। जो लोग मुझे चुनाव लड़ने में से कई लोग चले गए। तो इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा धोखा क्यों किया जनता के साथ। तो इसलिए उनसे कोई समझौता नहीं, और जिनसे समझौता नहीं वो कुछ ही करें चाहे, उनको इतनी ताकत में ना आने दिया जाए कि वो जनता का हित किया जाए। यही दिन रात हम लोग सोचते रहते हैं। गिनने के अलावा, चूंकि पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुआ था, आप मुजफ्फरनगर में बैठे हैं, सहारनपुर आपकी अपनी सीट है जहाँ के आप शायद वोटर भी हैं। तो 8 लोकसभा क्षेत्र में कुछ चुनाव परिणाम कहाँ से क्या आने जा रहे हैं, कुछ है गणित? अब ये परिणाम ही बोल देंगे हमने क्या किया है। हमने जो किया है वो परिणाम बता देंगे आपको। फिर भी अगर कोई हमारा एहसान न माने तो क्या करें बताओ। जब लोग एहसान फरामोश हो जाएं तो क्या करें बताओ। तो हमारा तो एक ही वो है, हमारे संतों गुरुओं ने कहा नेकी कर दरिया में डाल। तो हम नेकी करते हैं और बाकी दरिया में डाल देते हैं। बड़ी बात चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि इस बार पूरी ताकत उन्होंने नगीना पर लगाई है, और लोगों का उन्हें जो प्यार समर्थन मिल रहा है, वो कुदरत वाले से डर के कह रहे हैं कि वो भी अपनी जबान से वो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जनता का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, लग रहा है कि पहली सीढ़ी राजनीति में कामयाबी की आजाद समाज पार्टी को हासिल होने वाली है।